नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू में। हमारी आज की कहानी है किस्मत। आज मैं पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी। दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी, मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। हर कदम पर महसूस होता था कि प्यार की एक नई शुरुआत होने जा रही थी, जिसके बारे में मैंने सपने में सोचा था। मेरा नाम रूपम है। मेरी उम्र करीब 20 वर्ष है। मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। जिस दिन मेरा बीए का रिजल्ट आया, उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही थी कि आगे कौन से सब्जेक्ट लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन वापस घर आने पर माँ की बातें सुनकर मेरी सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया था, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम घर पर बैठो, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं, उनकी भी पढ़ाई का खर्चा है। इसके अलावा भी और ज़रूरतें होती हैं। अब तुम्हारे पापा अकेले क्या क्या देखेंगे। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मगर माँ, आप जानती हैं ना कि आगे पढ़ना मेरा सपना है। मेरी सारी सहेलियाँ आगे एडमिशन ले रही हैं और मुझे भी पढ़ना है। लेकिन मेरी माँ की ना हाँ में नहीं बदली। बस बस रहने दो, तुमसे भी एक छोटी बहन है, उनको भी तो मुझे आगे उनका घर बार करना है। अब तुम आगे की पढ़ाई भूल जाओ। अब जो भी करना हो ससुराल में जाकर कर लेना। मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं जवान लड़कियों की जिम्मेदारी अब और ज़्यादा उठाने के लिए सक्षम नहीं हूँ। जो मैंने कह दिया उसे अपने दिमाग में बिठा लो। माँ का फैसला दो टुक था। पापा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया, अपनी माँ से पूछ लो, जैसा वह कहती है वैसा ही कर लो। लेकिन मैं जानती थी कि माँ का फैसला क्या होगा। हमारे मोहल्ले में एक सीमा आंटी रहती थी। पूरे मोहल्ले के लड़के लड़कियों का रिश्ता वही कराती थी। माँ ने तो अब सीमा आंटी को भी घर पर बुलाना शुरू कर दिया था और हर दूसरे तीसरे दिन आंटी किसी न किसी को घर लेकर आ ही जाती थी। मैं अच्छी कदकाठी की लड़की थी और शकल सूरत भी मेरी अच्छी थी। लगभग रिश्ते वाले मुझे पसंद करके ही जाते थे। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों माँ को उनके पसंद का लड़का नहीं मिल रहा था। ना जाने वह क्या चाहती थी। एक दिन मुझे उनके इरादों की खबर हो गई जब वह एक दिन रिश्ते वाली आंटी पर बरस पड़ी थी। वो आंटी अपने साथ एक औरत लेकर आई थी, जिसके साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। यही कोई 50 साल का आदमी रहा होगा। वह आदमी काला, मोटा और भद्दे शकल का था। उसे देखकर मुझे डर से कांपने लगी थी। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर यह दोनों पति पत्नी देखने में इतने डरावने हैं, तो इनका बेटा भी जरूर इनके जैसे ही होगा। जब माँ ने मुझे ड्राइंग रूम में चाय लाने को कहा, तो मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। लेकिन मजबूरी थी। अगर नहीं जाती तो माँ मुझे डांट देती और मैं हमेशा उनके गुस्से से डरती थी। जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का माहौल बहुत ही भारी लग रहा था। माँ बहुत गुस्से में थी और उनके चेहरे का हाव भाव बहुत ही अलग लग रहे थे, जैसे वो अभी उस औरत से लड़ाई कर लेंगी। वो औरत मुझे देखकर कहने लगी, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, हमारे भाई के साथ बहुत अच्छी लगेगी। दोनों की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी लगेगी। उनकी बात सुनकर मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया। फिर वह आदमी कहने लगा, दीदी बात तो आपकी ठीक है, यह लड़की मेरे साथ खूब जचेगी। उसकी बात पर मैंने हैरानी से सर उठाकर उसे देखा। वही माँ के चेहरे पर भी गुस्से और नापसंदगी के भाव फैल गए थे। माँ मुझसे गुस्से में बोली, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद मेहमानों को चाय दे दूंगी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की। मैं तो उसे लड़के का पिता समझ रही थी और वह खुद मुझसे शादी करने की इच्छा रखता था। उन लड़कों के जाने के बाद माँ आंटी पर बुरी तरह बरस पड़ी थी और आंटी ने भी कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि वह अपने भाई का रिश्ता डाल देगी, जबकि घर से तो वो मुझसे यही कहकर आई थी कि वो अपने बेटे की ही शादी करना चाहती है। माँ ने आंटी को खूब सुनाई, जिसको लेकर उनका आना कुछ दिन कम हो गया था। माँ ने ये भी कहा था कि अब छानबीन करके ही रिश्ता लाना। मेरी बेटी इतनी गोई गुजरी नहीं है जो हर अरे गहरे के सामने मुंह उठाकर बैठ जाए। कुछ समय तक तो आंटी ने माँ से एकदम मुंह फुलाए रखा था, लेकिन फिर एक दिन वह भागते भागते माँ के पास आई। अरे बहन, तुम्हारी बेटी राज करेगी, लाखों में खेलेगी, जो भी सुनेगा उसके कानों पर यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी बेटी की किस्मत इतनी शानदार हो जाएगी, किसी को यकीन नहीं हो सकता। आंटी की बातें सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए
और माँ भी रिश्ते के बारे में जानने के लिए बेताब हो गई। जब से बड़ी माँ की दोनों बेटियों के रिश्ते तय हुए थे, तब से माँ बेचैन हो गई थी। वो सीमा आंटी से बार बार यही कह रही थी कि कोई ऐसा रिश्ता दिखाओ जो चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। मैं अपनी बेटी को जल्द से जल्द उसके घर विदा करना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि माँ बड़ी माँ की वजह से ही ऐसा कह रही है। जब से उनकी दोनों बेटियों के एक साथ रिश्ते तय हुए हैं, वो तो ऐसे घमंड में चूर थीं। कल से माँ का दिमाग खराब था। जब से बड़ी माँ के घर से वापस आई थी, बार बार बड़बड़ाए जा रही थी। बड़ी बेटी मुझसे 2 साल बड़ी थी और छोटी बेटी मेरे उम्र की ही लगभग थी। अब बड़ी माँ को भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। मेरी बेटी की अभी उम्र ही क्या है जो हर कोई उसकी शादी के पीछे पड़ गया है। जब से इस औरत की दोनों बेटियों के रिश्ते तय हुए हैं, तब से वो खुद को सयानी समझने लगी है, जैसे उनको सबके बारे में बात करने का हक मिल गया हो। माँ लगातार गुस्से से बड़बड़ाए जा रही थी और मैं चुपचाप उनके गुस्से को ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। अब जब सीमा आंटी ने खुशखबरी सुनाई, तो माँ के दिल की तो मुराद पूरी हो गई थी। माँ ने पापा से खरीदारी के नाम पे खूब पैसे ऐंठ लिए। कहने लगी, आने वाले मेहमान बहुत अमीर लोग हैं, उनकी खातिरदारी के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए होंगे मुझे। पापा ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, रिश्ता हमेशा अपनी बराबरी के लोगों में देखा करो। ऊंचे लोगों में रिश्ते करने से बहुत सारे मुद्दे पैदा हो जाते हैं। मेरी माँ तो एकदम अकड़ के बोली कि जब हमारी बेटी लाखों में खेलेगी, अपने घर पर राज करेगी, तो तुम देखना, तुम खुद मेरी पसंद की तारीफ करोगे। पापा ने चुपचाप पैसे निकालकर माँ के हाथ पर रख दिए। माँ ने घर की मुझसे खूब साफ सफाई करवाई। मुझे पैसे देकर बोली, अपना अच्छा सा फेशियल करवा लो और बाल भी आजकल के नए जमाने के अंदाज में कटवा लो और खूब अच्छे से तैयार होकर के आना। देखती नहीं हो तुम्हारी बड़ी माँ की बेटियाँ कैसे फैशन करती हैं और कैसे उन्होंने अपने मामूली सूरतों को भी रगड़ रगड़ कर खूबसूरत बना लिया है। माँ की रगड़ने वाली बात पर मुझे हंसी आ गई थी। फिर जिस दिन मेहमान आने वाले थे, उस दिन मैं माँ के कहने के अनुसार पार्लर चली गई थी। मैं भी दिल ही दिल में यह चाहने लगी थी कि इस जगह पर मेरा रिश्ता तय हो जाए, क्योंकि एक तो मुझे माँ की टेंशन खत्म करनी थी और दूसरा, जब से मैंने ये सुना था कि लड़का दुबई में रहता है और शादी के बाद अपनी पत्नी को भी दुबई ले जाना चाहता है, तब से जैसे मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मैं खुद को दुबई में घूमते फिरते हुए देखने लगी थी। हालांकि इससे पहले मुझे शादी का कोई शौक नहीं था और ना ही मैंने कभी आम लड़कियों की तरह सपने सजाए थे। लेकिन अब जब से माँ हर समय शादी की रट लगाए हुई थी, तब से मैं भी अपने होने वाले पति के बारे में सोचने लगी थी। न जाने वो कौन होगा जो मेरी जिंदगी में शामिल होगा, वो कैसा होगा। मैं भी चाहती थी कि कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं अपनी तन्हाई बांटूं, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं और जिसका हाथ थामकर मैं दूर तक चलती चली जाऊं। अक्सर मैं इन ख्यालों में खो जाती थी। पार्लर से तैयार होकर जब मैं घर आई, तो माँ मुझे देखकर हैरान थी। मेरे चेहरे पर न्यू मेकअप लुक देखकर माँ भी मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। जब मेहमानों ने मुझे देखा तो उन्हें मैं बेहद पसंद आई। आज ही उन्होंने मेरे हाथ पर शगुन के पैसे रख दिए और मेरे माँ बाप से कहने लगे, आप लोग भी जल्दी हमारे घर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। उनकी तरफ से मेरे लिए हाँ पाकर मेरी माँ के तो पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। माँ बहुत खुश थी, लेकिन पापा इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहते थे। पापा का कहना था कि शादी विवाह के मामले में सोच समझकर फैसला करना चाहिए, इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं है। उम्र भर का साथ होता है लड़के लड़कियों का। भगवान न करे कुछ गड़बड़ हो तो लड़की को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन माँ को तो बस जल्दी ही करनी थी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद जब माँ पापा लड़के को देखने के लिए गए थे, तो मैं बेकरारी से उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मम्मी पापा को वो लोग बहुत पसंद आए थे और लड़की ने भी माँ बाप से वीडियो कॉल पे बात की थी। मेरी माँ कहने लगी, लड़का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक कमी थी कि वो लोग बहुत जल्दी शादी करना चाहते थे, क्योंकि मेरा होने वाला पति अनूप वहाँ अकेला रहता था और वह चाहता था कि वह जल्द से जल्द शादी करके अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाए, ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके और कोई उसका ख्याल रखने वाला मौजूद हो। यह लोग 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी अनूप के साथ शादी करके मेरे कागजात बनवाने पर जोर देने लगे। उन्होंने अपने बेटे अनूप को फ़ोन कर दिया कि रिश्ता पक्का है, तुम दुबई से टिकट कराकर फौरन हिंदुस्तान आ जाओ।
जल्दी जल्दी शादी करके एक ही हफ्ते में सब कुछ निपटाना था और फिर एक हफ्ते के बाद दुबई के लिए भी निकल जाना था। इस जल्दबाजी पर मेरे पापा हैरान थे, जबकि मेरी माँ को इस बात पर कोई आपत्ति ही नहीं थी। लेकिन पापा इतनी जल्दी कोई फैसला करने के खिलाफ थे। कहने लगे, अब भी समय है, इतनी जल्दी फैसला मत करो, कुछ सोच समझ लो, आखिर क्या वजह है कि लोग इतनी जल्दी मचा रहे हैं। ये लोग तो वैसे भी पैसे वाले हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि अनूप जैसा हैंडसम लड़का हम जैसे मामूली घर से रिश्ता जोड़ रहा है और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी बेटी को दुबई भी लेकर जा रहा है। मुझे कोई और ही गड़बड़ लग रही है। अब की बार माँ ने अब भी अपना सिर थाम लिया। आपको हर बात पर शक करने की आदत है। भला हमारी बेटी में कोई कमी है? लाखों में एक है वो, और वो लोग तो उसे देखते ही पसंद कर गए थे। अब जब परिवार के बाकी लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी का इतना ऊंचा नसीब है, तो आप देखिएगा, जल जलकर मर जाएंगे सब लोग। माँ परिवार को जलाने की खुशी में पापा की किसी भी दलील पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, और फिर वही हुआ जो माँ चाह रही थी। दरअसल मेरी भी यही इच्छा थी कि जब से मैंने अनूप की तस्वीर देखी थी, तब से उसे अपने सपनों में सजा लिया था। वह ऐसा था जिसे देखकर इंसान मोहित हो जाए। माँ के कहने पर मैंने भी वीडियो कॉल पर अनूप से बात की थी, और उसे देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। नजरें शर्म से झुक गई थी। मैं अपने होने वाले पति से पहली बार आमने सामने बात कर रही थी, लेकिन उसकी प्यारी और खूबसूरत मोहब्बत भरी आवाज़ से मैं जल्द ही रिलैक्स हो गई थी। उसके साथ हल्की फुल्की बातें करने लगी। उसने भी मुझे धीरे धीरे विश्वास में ले लिया था। वह वैसा ही खूबसूरत था जैसा तस्वीर में मैंने देखा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा गम था। चेहरे पर दुख की परछाइयां नजर आ रही थीं। क्या उसे इस नए रिश्ते के बंधने की कोई खुशी नहीं थी? वह चुपचाप बस मुझे देखे जा रहा था। अनूप की माँ मेरी उंगली में अनूप के नाप की अंगूठी पहनाकर मंगनी की रस्म कर गई थी। मंगनी के तमाम तामझाम के बाद वे लोग तोहफे वगैरह दे करके लौट गए थे। उनके जाने के बाद जब मैंने सारे तोहफे खोले, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। बेहतरीन कपड़े, गहने, क्या कुछ नहीं था जो मेरे ससुराल वाले मेरे लिए लेकर आए थे। और जब यह सारी चीज़ें मैंने अपने सामने देखी, तो मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ भी मुझे खुशी से देखकर निहाल हो रही थी। समय जैसे पर लगाकर उड़ने लगा था। और फिर एक दिन मम्मी ने बताया कि अनूप दुबई से आ चुका है और 3 दिन बाद तुम्हारी और अनूप की शादी है। शादी बहुत ही सादगी से होगी। मेरा दिल फिर से नए सपने सजाने लगा था। लेकिन अगले ही दिन एक बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही थी। अनूप के घर से कॉल आया कि अनूप का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में चोट आई है। वो अभी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिलहाल शादी वक्त पर करना जरूरी था, क्योंकि सारे पेपर्स तैयार हो चुके थे। और फिलहाल यह हल निकला कि अनूप व्हील चेयर पर बैठकर मेरे साथ शादी की रस्में पूरी करेगा। मेरा ये दिल ये सोचकर उदास हो गया था। शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन खैर, मैंने इसी पर भगवान का धन्यवाद किया कि अनूप को ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं। बस उसके पैर में हल्का सा फ्रैक्चर था, जो कुछ ही दिन में ठीक हो जाना था। खैर, तीसरे दिन मेरी और अनूप की शादी हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई थी। विदाई अभी नहीं हुई थी। अनूप का कहना था कि वो अपनी दुल्हन को विदा कराकर सीधा दुबई ले जाना चाहता है, लेकिन शादी के चौथे दिन ही एक और अजीब सी खबर सुनने को मिली। अनूप दुबई वापस चला गया है। मेरे पेपर्स में कुछ दिक्कत आ रही थी। उनकी कार्रवाई पूरे होने में अभी 8 दिन का टाइम लगना था, और अनूप इतने दिन तक रुक नहीं सकता था, इसलिए वह वापस चला गया। जब मेरे पेपर्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अनूप मुझे दुबई बुला लेगा। इन सारी अजीब अजीब प्रॉब्लम से मैं बेचैन होने लगी थी। अब तो मेरी माँ भी परेशान हो गई थी। जब देखो तब रोज एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। खैर, मैं अपने दिल को समझा चुकी थी कि जो भी था, अब मैं अनूप की पत्नी थी, वो मेरा पति था, और मैं कुछ ही दिनों में विदा होकर उसके पास दुबई चली जाती। मुझे अनूप ने अपने पास बुलाने के लिए कागजात तो बनवाना शुरू कर दिए थे। कभी कभार वो मुझे कॉल पर बात भी कर लिया करते थे, लेकिन थोड़ी सी बात करने के बाद फ़ोन बंद कर देते। मैं चाहती थी कि वो मुझसे ढेरों सारी बातें करें, अपने दिल की अपनी बेचैनियां मुझसे बताएं, लेकिन वो हाल चाल पूछने के बाद फ़ौरन फ़ोन बंद कर देते थे। मैं सोचती रहती थी कि मैं उससे यह बात करूंगी, वह बात करूंगी, लेकिन वह सारी बातें मेरे दिल में ही कहीं न कहीं दबी रह जाती थी, और मेरा पति फ़ोन बंद कर देते थे। बड़ी माँ की दोनों बेटियां विदा होकर अपने अपने घर चली गई थीं। जब से मेरा रिश्ता अनूप के साथ तय हुआ था, तब से बड़ी माँ की तनी हुई गर्दन में थोड़ी सी कमी आई थी। वो अभी तक इस बात पर हैरान थी
कि मेरी शादी इतने ऊंचे घराने में कैसे हो सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन यही सच था और मुझे अपनी किस्मत पर अब गर्व हो रहा था। फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे अपने पति के पास चले जाना था। मेरे घर वाले बिना मेरे पति के मुझे विदा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे ससुराल वालों का कहना था कि अभी अनूप वापस नहीं आ सकता, उसके बिजनेस को देखने वाला कोई नहीं है और यूं ही हमने रूपम को अपनी बेटी बना लिया है और अब अपनी बेटी को उसे अपने घर ले जाएंगे। आप बेफिक्र रहें, आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। उनकी ऐसी बात सुनकर मम्मी पापा कुछ हद तक संतुष्ट हो गए थे, लेकिन परिवार के बाकी लोगों ने बहुत बातें बनाई थीं कि बिना दूल्हे के दुल्हन को कौन विदा करता है, मगर माँ बाप ने किसी की भी ना सुनी। फिर जब मैं एयरपोर्ट से रवाना हुई तब आखिरी बार माँ बाप से मिलते हुए मेरी पलकें भीग गई थीं। मैं उनसे कभी एक दिन के लिए भी जुदा नहीं हुई थी, कभी दूसरे शहर भी नहीं गई थी। अब अचानक से दूसरे देश जाना मेरे लिए खुशी की बात होने के साथ साथ एक दुख का कारण भी था कि न जाने कब मैं फिर अपने माँ बाप से मिलने आ सकूंगी। उनसे मिलते हुए मैं विदा हो गई थी। फिर जब मैं प्लेन में जाकर बैठी तो भविष्य के सुनहरे सपने मेरी आंखों में सज गए थे और मैं अपने पति के बारे में सोचने लगी थी। जाने वह कैसा होगा, वह मेरा कैसे स्वागत करेगा। मेरे साथ उसकी जितनी भी बातें हुई थीं वह मुझे बहुत ही गंभीर स्वभाव का व्यक्ति लगा था। मुझे विश्वास था कि मैं अपनी शरारतों और मस्ती से उसकी गंभीरता को बदल कर रख दूंगी, उसे अपने रंग में रंग दूंगी। जब मैं इस अजनबी जमीन पर उतरी तो मुझे लेने के लिए वहाँ एक लड़की मौजूद थी। उसने फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। मेरे फ्यूचर से मुस्कुराते हुए मुझे मेरा स्वागत किया। वह लड़की कहने लगी, मिसेज अनूप, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं आपके पति की सेक्रेटरी हूँ। वह मुझे उस घर में ले गई जो एक बहुत बड़ा महल था, जैसे मेरे सपनों का घर, और मेरे पति भी तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसे थे। मेरा दिल बेतरतीब ढंग से धड़कने लगा। उसने कहा, आप अपने पति से ऐसे ही मिलना चाहती हैं या फिर आप पारंपरिक दुल्हनों की तरह सज धज कर उनके सामने जाना चाहती हैं? उसकी बात सुनकर मैं झिझक गई। मैंने कहा, तुम मुझे ऐसे ही उनके सामने ले चलो। उसने मेरे चेहरे पर खिलते रंग को दिलचस्पी से देखा और फिर एक कमरे के पास छोड़कर वापस चली गई। जाते जाते उसने कहा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बिस्तर पर जाकर बैठ गई क्योंकि सफ़र से मैं काफ़ी थकी हुई थी। मेरा ध्यान अपने पति की ओर लगा हुआ था। उस लड़की ने तो कहा था कि मेरे पति कमरे में हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं था। इस कमरे में 3-4 दरवाजे थे। न जाने मेरे पति कहाँ थे। मैं बुरी तरह से थकी हुई थी। काफ़ी देर तक मैं उनका इंतजार करती रही और फिर आखिरकार सो गई। मुझे सोए हुए न जाने कितनी देर हो गई थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे गालों को नरमी से छू रहा हो। सोते हुए भी मुझे अजीब सा एहसास हुआ था और फिर अचानक जैसे मैं होश में आ गई थी। मैंने झट से अपनी आंखें खोल दी तो मेरे सामने मेरे ऊपर एक लटका हुआ चेहरा दिखा। डर के मारे मैं चीख पड़ी। मेरा सांस तेज तेज चलने लगा। जब मैंने उठकर देखा तो सामने मेरे पति बैठे थे। मेरा डर देखकर वो एकदम से मुस्कुराकर कहने लगे, मैं नहीं समझता था कि जब तुम मुझसे पहली बार मिलोगी तो मुझे देखकर ऐसा रिएक्ट करोगी। उनका इशारा मेरे डर की तरफ था। मैं शर्मिंदगी से कहने लगी, मैं नींद में थी, इस वजह से डर गई, वरना आप इतने डरावने हरगिज नहीं हैं। मेरे तुरंत जवाब पर वह हंस पड़े। कहने लगे, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, पहले कुछ खा पी लो, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। वह मुझे गहरी नज़रों से देख रहे थे और मैं झिझकते हुए नज़रें झुका गई थी। फिर मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और जब उनके पास पड़ी व्हील चेयर पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। व्हील चेयर यहाँ पर किसके लिए मौजूद थी? फिर अगला दृश्य बहुत ही हैरत वाला था। उन्होंने किसी को आवाज़ देकर कमरे में बुलाया। शायद वह उनका पीए था। उसने मेरे पति को व्हील चेयर पर बैठने में मदद की थी और मुझसे कहने लगे कि मुझे नीचे डाइनिंग हॉल में ले चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा। लेकिन उस समय मैं उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी। मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं मुंह पर हाथ रखे बेयकीनन ये उन्हें देख रही थी। मुझे तो कहा गया था कि अनूप की एक टांग में हल्की सी फ्रैक्चर है, लेकिन जिस तरह से उनकी दोनों टांगें बेजान थी, यह देखकर मेरा दिल कांप रहा था। अनूप की दोनों टांगों में जान नहीं थी। मुश्किल से उस नौकर ने दोनों टांगों को संभाल कर व्हील चेयर पर बिठाया था।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने जो सपने अपनी आंखों में सजा के रखे थे, अब मेरे सारे सपने एक ही झटके में टूट गए थे। मेरे पति भी शायद मेरी मानसिक स्थिति को समझ गए थे, तभी उन्होंने इस समय मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा और कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद खाना लेकर एक नौकरानी कमरे में आ गई, लेकिन मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया। उससे कहने लगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। मैं बुरी तरह रोने लगी और रोते रोते टूट गई थी। यह गम मेरे लिए बहुत बड़ा था कि मेरे पति मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर भी नहीं चल सकते, और इस बात को नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं था। मेरे दिमाग में धमाके की तरह होने लगे थे। शादी के लिए जल्दबाजी करना, व्हील चेयर पर बैठकर मेरे साथ शादी की सारी रस्में पूरी करना, यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यानी कि मेरे पति की पहले से ही अपाहिज हैं। उनके एक्सीडेंट की खबर झूठी खबर बताई गई थी, ताकि जब तक मेरे पति मेरे साथ शादी की रस्में करें तो लोगों पर यह राज न खुल जाए कि वह अपाहिज हैं। उन्होंने इस बात को इस पर्दे में छिपा दिया था कि एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी टांग में थोड़ा सा फ्रैक्चर है। जल्दबाजी में मेरे पति को दुबई भेज दिया गया था। मुझे उनके साथ विदा नहीं किया गया था कि इंडिया में रहकर मुझे यह राज पता चल जाता तो मैं घर में शोर मचा देती। यह इतना बड़ा धोखा था कि मैं उन पर पुलिस केस भी कर सकती थी। हम सब इस धोखे में आ गए थे। मैंने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। मेरे पति अब तक मेरे कमरे में नहीं आए थे। शायद मेरे पति भी मेरी हालत को समझने लगे थे। वह फिर से मेरे कमरे में नहीं आए थे। शायद वह मुझे संभलने के लिए समय देना चाहते थे। और फिर रो रो कर मैंने अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए और खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने परिवार वालों को इस धोखे के बारे में नहीं बताऊंगी। अपनी सास से पूछूंगी कि उन्होंने मुझे इस धोखे में क्यों रखा। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि उनका बेटा अपाहिज है, चलने फिरने में मजबूर है, और यह बात छिपाकर मुझे उससे शादी तय करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे आंसू किसी भी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर दूसरे दिन मेरी अनूप के साथ मुलाकात हुई थी। मैं कमरे में बैठी थी जब वह मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मैंने एक झटके से अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ाया था। वह मेरे चेहरे की तरफ देखते रह गए, फिर उदासी से कहने लगे, मैं जानता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। तभी मैंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वे तुम लोगों से कोई भी बात ना छुपाएं, तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दें। लेकिन वह लोग कहने लगे कि यह बात जानकर शायद तुम लोग शादी से इनकार कर दो। तब मैंने जख्मी नज़रों से अनूप को देखा था। मैंने कहा, आप तो खुद भी मुझे यह बात बता सकते थे। वह कहने लगे, मैं तुम्हें देखता तो तुमसे अलग होने की दिल नहीं करता था। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम्हें देखकर दिल में नई उमंगें जन्म लेने लगी थीं। मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी। चाहकर भी मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहा था। तुम्हारी मासूमियत और सादगी देखकर मुझे यह दुख हो रहा था कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। लेकिन फिर मैं स्वार्थी बन गया और सोचने लगा, अगर यह थोड़ा सा झूठ बोलकर इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल हो सकती है तो मुझे चुपके से काम लेना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी बन गया था, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन उनकी कोई भी दलील मेरे गुस्से को कम नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी जगह से उठने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस बिठा दिया और कहने लगे, मेरी बात सुनो रूपम, जो होना था वो हो गया। अब तुम मेरी पत्नी हो और यकीन रखो, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा। मेरे अस्तित्व में जो यह कमी है यह मेरे भगवान की दी हुई है। यह एक हादसे का नतीजा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर तुम इस वजह से मुझे सज़ा देना चाहती हो, मुझसे दूर रहना चाहती हो, तो तुम भी गलत कर रही हो, क्योंकि जो चीज़ मेरे बस में नहीं है तुम उसकी वजह से मुझसे कैसे नाराज़ हो सकती हो। और मेरे पास भी इस सबके समझौता करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने चुपचाप उनके हाथों में अपना हाथ दे दिया, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे और अनूप के कहने पर भी मैंने अपने माँ बाप से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं उन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी वे पहले से ही काफ़ी परेशान हैं। उनका दिल उदास हो रहा है कि न जाने कब मैं फिर उनसे मिलूंगी, और ऐसे में यह बात जानकर मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उनके सामने खुश रहने का दिखावा करते करते मैं न जाने कब हकीकत में खुश रहना सीख गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी जख्म भरने लगे थे
और अनूप से जो मुझे गिला था, उन्होंने मुझसे यह हकीकत छिपाई थी। उन्होंने मेरे इस गिले को जैसे ख़त्म कर दिया था। उन्होंने मुझे इस कदर मोहब्बत और अपनापन दिया था कि मैं चाहकर भी उनसे और नाराज़ ना रह सकी। अपने दिल से उनकी मोहब्बत को दूर ना कर पाई। देखते ही देखते 2 साल का वक्त बीत गया और इन 2 सालों में अनूप की मोहब्बत मेरे दिल में जैसे जड़ें जमा चुकी थी। अपने ससुराल वालों से भी मेरे गिले शिकवे ख़त्म हो चुके थे। मेरी सास ने मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगी थी कि उन्हें शुरू में ही मुझे सच बता देना चाहिए था, मगर मैंने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया था, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मेरे नसीब में जो था वह मुझे मिल गया। तब वह कहने लगी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे खुशी है कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारे जैसी समझदार लड़की का चुनाव किया। इस दौरान मेरी गोद में एक चांद सा बेटा भी आ गया था, जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। अब अनूप का कहना था कि वो सारा कारोबार इंडिया में ही शिफ्ट करना चाहते हैं। वो अब इन कोशिशों में लगे हुए थे क्योंकि वो बहुत समय से अपने परिवार वालों से दूर रह रहे थे। अब बाकी की ज़िंदगी वो अपने परिवार के साथ गुजारना चाहते थे और मुझे भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस दौरान मेरा परिवार अपने परिवार वालों के साथ लगातार संपर्क में था। मम्मी ने मुझे बताया कि बड़ी माँ की दोनों बेटियाँ अपने घर में खुश नहीं हैं। उनकी एक बेटी का तो तलाक हो गया है और बाकी एक बेटी भी का भी बुरा बहुत हाल है। जिस दिन हम लोग घर वापस आ रहे थे, उस दिन मेरे ससुराल वालों के साथ मेरे घर वाले भी मुझे लेने एयरपोर्ट पर आए थे और तब पहली बार मेरे मम्मी पापा ने अनूप को देखा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मम्मी को मैंने आंखों में इशारे करके चुप करा दिया था। वह इशारे को समझ गई थी, मगर उनकी निगाहों में यह शिकवा था कि मैंने उनसे यह बात क्यों छिपाई। मैं अपने ससुराल वालों के सामने उनके घर में अपने पति के साथ चली गई थी। फिर कुछ दिन बाद जब मैं मम्मी से मिलने के लिए उनके घर गई तो मेरी वजह से मेरी माँ बहुत दुखी थी। मैंने उन्हें यह कहकर शांत करा दिया कि माँ, अनूप का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनकी दोनों टांगें खराब हो गईं। मेरा रिश्ता उनसे जुड़ चुका था। उस समय अनूप बिल्कुल ठीक थे। अब बाद में अब हम उनसे रिश्ता तोड़ लेते तो क्या भगवान हमसे इस बात पर खुश होते कि हम उस समय तो बहुत खुश थे जब हमें इतना अच्छा रिश्ता मिला था, और अब भगवान ने अनूप को अधूरा कर दिया तो क्या हम उसका साथ छोड़कर भगवान को नाराज कर देते। मेरी माँ मेरी बात समझ गई थी। मैंने मम्मी को बताया कि मुझे ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है। खूबियाँ खामियाँ हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं और मेरे पति में केवल शारीरिक दृष्टि से यह कमी है, लेकिन उनमें खूबियाँ ऐसी हैं कि मैं खुद पर गर्व करती हूँ। मम्मी ने मुझे इस तरह खुशहाल देखा तो वो चुप हो गई थी, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें भी मेरे ससुराल वालों के लिए शिकवा था। लेकिन फिर आए दिन जब वह मेरे परिवार वालों से कोई न कोई ऐसी बातें सुनती, जब किसी लड़की को अपने पति से शिकायत होती या किसी के ससुराल वालों से उसके ऊपर जुल्म करते, तो मम्मी फिर से भगवान को थैंक्स करती कि अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पति की कमी की वजह से मेरी ज़िंदगी मुसीबत नहीं बनी थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।